हे गाइस वेलकम टू टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो जैसा आप टाइटल देख पा रहे होंगे कि हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। और जो लेक्चर होगा वो बाईलैंग्वेज होगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में। ओके, सो मैं दोनों लैंग्वेज में इस लेक्चर को डिलीवर करूंगा। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इस लेक्चर को समझिएगा। ओके, सो ये पहला लेक्चर है एंशिएंट हिस्ट्री का। अगर आप मुझे आपकी कोई क्वेरी, आप मुझसे कॉन्टैक्ट में रहना, टच में रहना चाहते हो, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे LONEL lernwolf_68_। ओके, सो जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं, चाहे आपका एफकेट हो, CDS हो, या कोई भी वनडे एग्जाम, आप स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होना है। इसमें मैं वो सारे क्रूशियल पॉइंट को कवर करने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो आज हम करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट। एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हम दोस्तों ये समझते हैं कि जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो वो इस किस तरह, कहाँ पे से कहाँ तक की हिस्ट्री को एंशिएंट हिस्ट्री कहा जाएगा, कहाँ से कहाँ तक की हिस्ट्री को हम मेडिवल कहेंगे, और कहाँ से कहाँ तक की हिस्ट्री को हम मॉडर्न कहेंगे। फिर मॉडर्न के बाद जो टाइम पीरियड अभी आपका जो रिसेंटली जो पास्ट पास्ट चीज़ें हुई है वो भी तो हिस्ट्री हो चुकी है, तो वो उसको क्या बोलते हैं। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की, किसकी बारे में बात कर रहे हैं हम? इंडियन हिस्ट्री को। तो अगर हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो इंडियन हिस्ट्री को सबसे पहले हम बेसिकली तीन चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। तीन चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं, तीन चीज़ों में। एक आती है आपकी एंशियंट, फिर आती है आपके एक मेडवल, ओके, और फिर आती है आपकी मॉडर्न। इन चीज़ों में हम डिवाइड करते हैं टाइम के बेसिस पे, कि कहाँ से कहाँ तक टाइम, जो टाइम था उसमें हम पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइम के हिसाब से। तो सबसे पहले जैसे आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री क्या हुआ था? जब डिक्लाइंस ऑफ मुगल स्टार्ट हो गया था 1707 में या 1707 में, जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, तो उस टाइम से लेकर 1947 तक जब भारत देश आज़ाद होता है, तो इस पीरियड को हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री। उसी तरह जब अब 1947 से, अगर आप सोचो 1947 से 1984 तक, ओके, 19 1947 से 1984 के टाइम को हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया। ओके, कंटेम्प्रेरी इंडिया बोलते हैं। ओके, तो जो टाइम पीरियड है, इसमें हम 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारे देश ने किस किस तरह से अपने आप को डेवलपमेंट की कगार पे लेकर आया, हमारी क्या हिस्ट्री है, उसको हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया। ओके, सो मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है? जब औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में या 1707 में, टू द 1947। ओके, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, वी गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947 है। तो बाय द टाइम, इस टाइम को हम क्या बोलेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री बोलेंगे। तो अब बात करते हैं मेडवल की। मेडवल कब होगी? जब 1712 AD टू, ठीक है, जब हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो अरब जब अरब हमारे देश में क्या करते हैं? इन्वेजन करते हैं, अटैक करना स्टार्ट करते हैं 712 में, ठीक है ना। तो जब 712 में क्या हुआ था, जब अरब हमारे देश में इन्वेजन करना स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम से लेकर 1707 AD तक, ठीक है, 1712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, जितना जब तक औरंगजेब की डेथ नहीं हो जाती, उसको हम बोलते हैं मेडवल इंडिया। ओके, उसको हम करेंगे मेडवल इंडिया में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं, अब जो 1707 से पहले का टाइम है, वो सारा कवर किया जाएगा आपका किसमें? एंशियंट में। अब एंशियंट को भी क्या किया है? एंशियंट को फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। एंशियंट को भी क्या किया हमने? फर्दर डिवाइड किया है। और इस फर्दर को डिवाइड करने के लिए देखिए, सबसे पहले अब 1712 से पहले, तो जब क्या होता है 1712 से पहले, मैं आपको टाइम लिख के देता हूँ, 600 BC टू 712 AD। ओके, इस टाइम को बोला जाता है आपका हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। आगे हम इसको भी फर्दर डिवीजन करते रहेंगे, ठीक है ना। जब 600 BC से, बिफोर क्राइस्ट, और कई लोगों को पता नहीं होगा AD का मतलब, तो मैं आपको बताता हूँ। AD का मतलब जो होता है, इसे बोलते हैं एनो डोमिनी। एनो डोमिनी बोला जाता है, ठीक है ना, एनो डोमिनी। अब देखो, चलो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज समझा देता हूँ, कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि BC और AD क्या है। देखिए, अब हमको हिस्ट्री में कुछ ना कुछ के लिए टाइम तो चाहिए होगा ना, कि हम जब टाइम को डिफाइन करें, तो हम क्या मानते हैं कि जो जिस समय हमारे जो यीशु मसीह थे, है ना, क्राइस्ट, जब क्राइस्ट पैदा हुए, तो उस टाइम के बाद को
ओके, उस टाइम को, और ये होता है बीसी। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, जो इस यीशु मसीह क्राइस्ट के पैदा होने से जो पहले का टाइम था उसे हम बोलते हैं बीसी, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। और जो एडी हो गया वो होता है एनो डोमिनी, मतलब जब जो क्राइस्ट जब पैदा हो गए थे उस टाइम के बाद। अब जैसे सपोज क्राइस्ट को इसको मान लिया हमने 0 टाइम, तो इससे क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैं 100 साल लिखूं तो यहाँ पे लिखूंगा 100 बीसी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो यीशु मसीह जिस समय पैदा हुए थे, क्राइस्ट जो पैदा हुए थे उससे क्या है 100 साल पहले, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 200, तो ये हो जाएगा 200 साल पुराना, मतलब यीशु मसीह के पैदा होने से 200 साल पहले, तो उसको बोला क्या बोला जाएगा 200 बीसी। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे अगर मैं 100 एडी लिखूंगा तो एडी का मतलब क्या समझोगे आप कि यीशु मसीह जो पैदा हुए थे, जो क्राइस्ट पैदा हुए थे उनके 100 साल बाद, मतलब यहाँ पे अब इनकी किनकी एज, क्राइस्ट की एज कितनी हो जाएगी 100 ईयर्स हो जाएगी। तो ये होता है आपका बीसी और एडी, जिसको हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी, ठीक है। तो यहाँ पे 600 बीसी से 712 एडी तक क्या होगा, हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। ओके, बीसी और एडी आपको पता चल चुका है। अब 600 बीसी से पहले का भी टाइम है, ठीक है। तो 2500 बीसी से, ठीक है ना, 2005 बीसी से 600 बीसी तक, आप समझ रहे होंगे ना यहाँ पे। जबकि अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 100 ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। जैसे हमने बोला 712 एडी टू बट 1707 एडी, यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है और इस तरफ हम उल्टा लिखते हैं, जबकि हम यहाँ लिखते हैं 2500 बीसी से 100 बीसी तक। यहाँ पे देखो आप, क्योंकि ये क्राइस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, और ये क्राइस्ट से दूर जा रहा है, ठीक है, एडी और तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो जो 2500 बीसी से 600 बीसी के टाइम रहता है उसे हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ओके, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बढ़ते हैं। और जो 2500 बीसी से पहले, ठीक है ना, जो 2500 बीसी से पहले अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो जो भी टाइम इससे पहले था, 2500 बीसी से पहले का जो टाइम था उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि एंशिएंट टाइम में तीन चीज़ों में हमने टाइम को, एंशिएंट हिस्ट्री को हमने 3 टाइम के बेसिस पे 3 चीज़ों में क्या किया दिया, इसको बांट दिया। पहला बांटा हमने कहा कि जो भी टाइम चला आ रहा था उससे 2500 बीसी तक जो भी चीज़ें, जो भी घटनाएं हुई हैं वो प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर आती हैं। ओके, जो भी टाइम 2500 से 600 बीसी के बीच में होगा उसे हम बोलेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और जो भी 600 बीसी से 1712 एडी तक हुआ उसे हम बोलेंगे हिस्टोरिक पीरियड। ओके गाइज, यहाँ तक आपको बातें समझ होगी। अब धीरे धीरे करके हम ये सब चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि प्री हिस्टोरिक में क्या हुआ, प्रोटो हिस्टोरिक में क्या हुआ, हिस्टोरिक पीरियड में क्या हुआ, ठीक है। पहले हम एंशिएंट को ख़त्म करेंगे और धीरे धीरे करके हम ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अब क्या हुआ दोस्तों, जब आपने प्री हिस्टोरिक को पढ़ना स्टार्ट किया आपने, ओके, प्री हिस्टोरिक पीरियड, जो मैंने क्या कहा, प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड था जो 2500 बीसी से जो भी चीज़ें पहले हुई हैं, है ना, वो इसके अंदर आती हैं। तो अब क्या करेंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी दो चीज़ों में बांटा जाता है। ओके दोस्तों, एक बांटा जाता है आपका स्टोन एज में और एक बांटा जाता है आपका कॉपर एज में। ओके, तो आपको पता ही है सबसे पहले स्टोन एज आई होगी, फिर आपकी कॉपर एज आई होगी। कॉपर एज, अब आपको पता कैसे चलेगा कि स्टोन एज थी और कॉपर एज थी, तो कॉपर एज को क्या माना जाता है, कॉपर एज को माना जाता है कि 3000 बीसी से 2000 बीसी तक, 3000 बीसी से 2000 बीसी तक कोई भी चीज़ जो होती है वो कॉपर एज मानी जाती है। और 3000 बीसी से, ओके, इस बीच के टाइम को क्या बोला था, कॉपर एज। और इससे पहले जो भी चीज़ें भी होंगी वो सारी की सारी स्टोन एज में आ जाती हैं। ओके दोस्तों, अब स्टोन एज को जब हम पढ़ते हैं तो स्टोन एज में फिर से फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहला बोला था पैलोलिथिक एजेस, मेसोलिथिक एजेस और न्यूलिथिक एज। इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन रहता है ना, ह्यूमन ने क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन किए तो उन चीज़ों को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने बोला पैलोलिथिक, जिसको अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो पूरा पाषाण मतलब पूरा का पूरा पत्थरीला था, ठीक है ना।
फिर इसे बोलते हैं मध्य पाषाण। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं मध्य पाषाण, आपने सुना भी होगा ये। ओके, और इंग्लिश में बोलेंगे तो नव पाषाण। ठीक है, तो इसमें अब बात करते हैं पैलोलिथिक में, मेसोलिथिक में और न्यूलिथिक में। ठीक है ना, तो बेसिकली अब ये भी क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं लोअर पैलोलिथिक में, मिडिल पैलोलिथिक में और अपर पैलोलिथिक। ठीक है ना, तो इसको अगर हम बात करें बेसिकली इसमें क्या था दोस्तों, पैलोलिथिक एजेस में क्या था कि यहाँ पे क्या करते थे, कोई भी चीज जो आग से बने पत्थर थे, ठीक है ना, फायर और पत्थर से बने हथियार थे। ठीक है ना, जब स्टोन एज है तो यहाँ पे जो भी इनके क्या होते थे, जो भी इनके पास वेपन इंस्ट्रूमेंट थे वो सारे के सारे पत्थर से बने रहते थे। ठीक है दोस्तों, और इसको कैसे बोला जाता है कि जो ये पैलोलिथिक एज थी, तो पैलोलिथिक एज को बोला जाता है कि ये जो अभी तक 00 टाइम, अगर मैं इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करूँ टाइम पे, तो आप कैसे बोलोगे कि पैलोलिथिक एज कहाँ से थी, जो 00 टाइम से 8000 BC तक अगर कुछ चीज़ रही होगी तो वो पैलोलिथिक एज के अंदर आती है। अब आते हैं मेसोलिथिक में। मेसोलिथिक में क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुपालन का स्टार्ट किया उन्होंने। ठीक है ना, पशुपालन मेसोलिथिक एज में स्टार्ट किया, और ये कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 8000 से 4000 BC तक कोई भी चीज होगी वो तो मेसोलिथिक में मानी जाती है। ठीक है ना, न्यूलिथिक क्या होगा दोस्तों, न्यूलिथिक 4000 BC से 2500 BC तक। अभी आपको बताया ना पीछे, जो भी 2500 BC से पहले चीज होगी प्री हिस्टोरिक में आएगी, तो 4000 से 2500 तक न्यूलिथिक एज है। और न्यूलिथिक एज में उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था। ठीक है ना, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया था, इसे हम न्यूलिथिक एज में बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हमने सारी चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि पैलोलिथिक में क्या हुआ था। यहाँ पे आग से ये परिचित हुए थे लोग, इनको फायर का पता चला था। ठीक है ना, और सारे के सारे ये पत्थर से, जिनके वेपन वगैरह इंस्ट्रूमेंट वगैरह रहते थे पत्थर के रहते थे। मेसोलिथिक में इन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का पता चल गया था इनको, और इन्होंने करना शुरू कर दिया था। जो टाइम पीरियड था 8000 से 4000 BC तक, 4000 से 2500 BC तक न्यूलिथिक एज थी। यहाँ पे इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था। ओके गाइस, अब देखते हैं जो चीज़ें हमने अभी तक सीखी उनका मतलब क्या क्या था। ओके गाइस, तो देखो, सबसे पहले आपने सीखी प्री हिस्टोरिक पीरियड, है ना, प्री हिस्टोरिक पीरियड आपने समझा। इस प्री हिस्टोरिक पीरियड में एक्चुअल में हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा स्टोन एजेस के बारे में, स्टोन एज के बारे में समझा कि स्टोन एज में हमने क्या किया, तीन चीज़ों में, पैलोलिथिक में, मेसोलिथिक में और न्यूलिथिक में हमने चीज़ों को समझा। इनके टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड में देखा और समझा कि इनमें थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस आया था ह्यूमन के उसमें, वो क्या क्या आया था। फिर आपने अगर आप पीछे अभी हमने देखा तो हमने बोला प्रोटो हिस्टोरिक। ओके, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड होता है जब आपका 2500 BC से, है ना, 2500 BC से ओके 600 BC तक चलते हैं हम, तो उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो इस वाले पीरियड में हम क्या पढ़ने वाले, इस वाले पीरियड में हम दो चीज़ें पढ़ेंगी। एक पढ़ेंगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके, और दूसरा हम पढ़ेंगे दोस्तों वैदिक पीरियड। इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम पढ़ने वाले प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके, और दूसरा हम पढ़ने हैं वैदिक पीरियड। तीसरी चीज़ जो पढ़ेंगे हम हिस्टोरिक पीरियड में, ठीक है, हिस्टोरिक पीरियड में, हिस्टोरिक पीरियड में हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो हिस्टोरिक पीरियड में हम पढ़ने वाले हैं पहले 16 महाजनपदास। ठीक है ना, महाजनपद थे, अगर मैं जनपद 16 महाजनपद थे हिस्टोरिक पीरियड में हमारे पास। ठीक है, 600 BC के टाइम पे हमारे पास 16 महाजनपद थे जिनके बारे में हमको पढ़ना है, आपको पता चल जाएगा। और 1600 BC में एक दूसरा आया था, रिलीजियस मूवमेंट चला था, है ना, जिसे हम भक्ति आंदोलन वगैरह आप सुना होगा आपने। ठीक है ना, रिलीजियस मूवमेंट चले थे। रिलीजियस मूवमेंट कैसे थे, एक तो गौतम बुद्ध थे, जैनिज्म था। ठीक है ना, तो रिलीजियस मूवमेंट में बुद्धिज्म पढ़ेंगे हम, बुद्धिज्म जैनिज्म, बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे हम लास्ट में मगधा डायनेस्टी, मगधा डायनेस्टी। अब मगधा डायनेस्टी को भी जो हम क्या करेंगे, जब मगधा डायनेस्टी को हम पढ़ेंगे तो इसमें हमें दो तीन चीज़ें और पढ़नी है। ठीक है ना, तो मगधा डायनेस्टी को फिर फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं
और फर्दर डिवाइड के बाद हम पढ़ते हैं एक तो प्री मौर्यन। मौर्य से पहले जो मौर्य डायनेस्टी थी, प्री मौर्यन पीरियड जो था, उससे पहले कैसी हालत थे, कैसी सिचुएशंस थी, वो पढ़नी है हमें। दूसरा हमें पढ़ना है मौर्य पीरियड, मौर्यन पीरियड कि मौर्यन पीरियड में क्या था। फिर हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड, मौर्यों के बाद क्या हुआ, ठीक है ना, मौर्यन पोस्ट मौर्यन पीरियड, ठीक है ना। तो ये पढ़ेंगे हम, प्री मौर्यन पीरियड, मौर्यन पीरियड्स और पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो जैसे अगर हम प्री मौर्यन के बारे में पढ़ें तो आपको पता है कि जब मगधा जो वहाँ पे स्टेट था, आपने कभी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत हिस्ट्री, तो आपको पता है जो मगधा में जब मौर्य आए, चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन काल करना शुरू किया, तो उससे पहले भी वहाँ पे कुछ डायनेस्टी थी जिसे हम बोलते थे, जिसे मैंने याद कर रखा है HNS, ठीक है, HNS MSKS, ठीक है ना, मैंने याद करा HNS MSKS मैंने याद करा। इसका मतलब है हर्यक डायनेस्टी थी, ठीक है, फिर आती है शिशुनाग डायनेस्टी, फिर आती है नंदवंश डायनेस्टी, फिर मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य यहाँ पे आ चुका है। तो इसका मतलब है प्री मौर्यन पीरियड में 3 डायनेस्टी क्या करती थी, मगधा पे, मैं जहाँ पे मगधा है वहाँ पे मगधा में क्या करती थी, रूल करती थी। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है, फिर मौर्यन के बारे में पढ़ना है, और फिर लास्ट में 3 डायनेस्टी और थी जिसका नाम है, क्या आता है, शुंग डायनेस्टी, कर्णव डायनेस्टी और सेतियन डायनेस्टी, ठीक है ना। शुंग डायनेस्टी लास्ट थी, एक कर्णव डायनेस्टी और सेतियन डायनेस्टी कहीं और थी, तो उनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन ये पोस्ट मौर्यन के बाद ये दोनों डायनेस्टी भी थी, ठीक है ना, कर्णव डायनेस्टी और सीथियन डायनेस्टी, तो इनके बारे में पढ़ना है हमें बेसिकली। ओके, तो इसके बाद जो आपको और चीज़ें पढ़नी है वो क्या क्या पढ़नी है कि इन्वेजन्स जो पोस्ट मौर्यंस थे, जो आप जब पोस्ट मौर्यन पढ़ेंगे, ठीक है, जब पोस्ट मौर्यन पढ़ेंगे तो उसके बाद पोस्ट मौर्यन के बाद जो पोस्ट मौर्यन इन्वेजन्स हुए, मतलब हमारे देश पर आक्रमण हुए पोस्ट मौर्यन टाइम पे, तो उनके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। और पढ़ेंगे हम प्री मौर्यन इन्वेजन्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि जब प्री मतलब मौर्यन डायनेस्टी से पहले जो इन्वेजन्स हुए, तो जैसे आपको पता है सिकंदर ने किसके टाइम पे अटैक किया था, तो नंदवन डायनेस्टी के टाइम पे किया था। तो नंदवन डायनेस्टी किसके टाइम पे थी, तो आपको पता है प्री मौर्यन के टाइम पे थी। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर और क्या चीज़ें पढ़नी है इनके अलावा, गुप्ता, ओके, गुप्ता पीरियड के बारे में भी हम पढ़ेंगे, गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। और गुप्ता पीरियड में भी हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम पोस्ट गुप्ता पीरियड, ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे हम हर्षवर्धन, हर्षवर्धन डायनेस्टी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। बेसिकली हर्षवर्धन आपको पता है एक राजा था, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये आपका जब ये पढ़ लेंगे तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे तक आपका एंशियंट क्या हो जाएगा, एंशियंट हिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपकी एंशियंट हिस्ट्री क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। ये आपको देखने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन अभी धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये मैंने बहुत ही मेजर टॉपिक लिख दिए हैं। और मेजर टॉपिक को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे पोस्ट गुप्ता पीरियड, तो पोस्ट गुप्ता पीरियड मतलब गुप्ता के बाद भी बहुत सारे डायनेस्टी आई हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, इन्होंने काम क्या किया, तो बहुत टाइम ऑलमोस्ट लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। और अब स्टार्ट करते हैं हम आज के 1-2 टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यहाँ आपका क्लास लंबी ना जाए, आप बोर ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैलोलिथिक एजेस। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगा, ओके, जो आपके एग्जाम से पूछी जाती है। तो सबसे पहले बोला 0 टाइम से बोलो, या फिर इन्फिनिटी भी बोल सकते हो आप, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कहाँ से शुरू हुई है। और 8000, ठीक है, अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट करके मैंने दिखा दिया ना आपको, क्योंकि जो पैलोलिथिक एज है वो पढ़ेंगे हम। तो पैलोलिथिक एज में अगर आप देखोगे तो अभी हम पैलोलिथिक एज में 00 टाइम से 800 BC तक, वहाँ तक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या मेजर चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करते थे, जो भी चीज़ थे ये फायर से, एक तो फायर का कौन सी ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, कौन सी एज में या कौन से पीरियड में इंसान को, ह्यूमन को फायर के बारे में पता था। तो आपको पता है पैलोलिथिक एज में, आज टाइम पूछ जाएगा तो 800 BC से पहले, ठीक है। और इसमें क्या होता था, इक्विपमेंट, दूसरा पहला फायर के बारे में इनको पैलोलिथिक में मिलेगा, इक्विपमेंट्स ऑफ स्टोन्स, जो भी इनके इक्विपमेंट्स थे सारे के सारे स्टोन से बने रहते थे, ठीक है ना। और
यहाँ पे इनको पेंटिंग के बारे में भी पता चल चुका है, ठीक है ना, इनको इनको पेंटिंग के बारे में भी पता चल चुका था। ये अब हमें कैसे पता चला, क्योंकि इनको पेंटिंग के बारे में पता चला है। तो सबसे एक फेमस है एमपी की। एमपी की क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस हमारी क्या साइट है, पैलोलिथिक साइट है, जो जिसमें पता है, जिसको बोलते हैं भीम बेटका। भीम बेटका, तो भीम बेटका एमपी में है, मध्य प्रदेश में। वहाँ पे क्या है, हमें पता, वहाँ पे हमें केव्स मिली हैं, केव्स, ठीक है ना। तो केव पेंटिंग, तो हमें ये पता चला कि ये केव पेंटिंग के बारे में भी हमारे जो ह्यूमंस थे, जो एंसेस्टर्स थे, वो पैलोलिथिक एज में ही पेंटिंग, केव पेंटिंग के बारे में जानते थे। इसके जो हमें साक्ष्य या हमें एविडेंसेस मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं, एमपी के, जो वहाँ पे एमपी में भीम बेटका एक साइट है, वहाँ पे जाके हमें पता चला कि ये केव पेंटिंग से क्या थे, परिचित थे, इनको पता था। ओके, और ये हंटर्स थे, ठीक है ना, ये फूड गैदर से, ये हंटिंग करते थे, हंटर्स थे, हंटिंग करते थे, और तब जाके अपने के लिए फूड को क्या करते थे, जमाते थे, ठीक है ना, फूड को जमा करते थे और खाते थे। तो ये बेसिकली हंटर थे, इनको यहाँ पे एग्रीकल्चर या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल नहीं पता था, केवल ये टोटली हंटर्स थे और हंटिंग करते थे, ठीक है ना। और ये कौन कौन से वेपन्स या कौन कौन से एविडेंस इक्विपमेंट्स यूज करते थे, तो आपको याद रखना है हैंड एक्सेस, ठीक है ना, हैंड एक्स मतलब हाथ वाली कुल्हाड़ी, ठीक है, स्कैपर्स और क्लीवर्स, इन चीज़ों का ये इस्तेमाल करते थे, हैंड एक्सेस, स्कैपर्स और क्लीवर्स। ओके गाइस, और पैलोलिथिक की और कौन कौन सी साइट है, तो आपको याद रखना है, एक तो मैंने आपको बता दिया भीमबेटका। ओके, भीमबेटका से आपको केव पेंटिंग के बारे में पता चला है। दूसरा एक बेलन, बेलन जो नदी है आपकी, उसकी जो वैली है, वहाँ पे आपको इसके बहुत ज़्यादा साइट्स मिले हैं, ठीक है ना। दूसरा, तीसरा मिला है नर्मदा, नर्मदा रिवर वैली के, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इसकी साइट्स मिली हैं। और कहाँ पे मिला, बेलन नदी पे मिला है, नर्मदा नदी पे, और एक सोहन रिवर वैली, सोहन रिवर वैली पे आपको पैलोलिथिक की जो साइट्स हैं ये मिली है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंसेस मिले हैं यहाँ पे, किसके बारे में, हमारी जो पैलोलिथिक साइट्स हैं उनके बारे में एविडेंसेस हमें कहाँ कहाँ पे मिले, भीमबेटका में, बेलन रिवर वैली पे, नर्मदा रिवर वैली पे और सोहन रिवर वैली पे इनके एविडेंसेस मिले। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने नोट्स पे लिखनी है और इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। ओके, तो आगे चलते हैं, फिर हम बात करते हैं मेसोलिथिक एजेस के बारे में, ठीक है ना। मेसोलिथिक, मेसोलिथिक पीरियड के बारे में, तो मेसोलिथिक पीरियड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक आया, 8000 टू 4000 BC तक आया, ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट। तो यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे धीरे धीरे जो ह्यूमंस थे वो क्या होने, थोड़े एडवांस होने लगे, थोड़े समझदार होने लगे, तो इनका जो साइज ऑफ इक्विपमेंट्स था, है ना, पहले ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का यूज़ करते थे, यहाँ पे ही धीरे धीरे करके क्या हो गए, समझदार होने लगे, और साइज ऑफ इक्विपमेंट क्या हुआ, इनका रिड्यूस होने लगा, ठीक है ना, इनके जो हथियार उथियार थे वो छोटे होने लगे, रिड्यूस होने लगे, तो साइज ऑफ इक्विपमेंट्स आर शॉर्टर, छोटे होने लगे, ठीक है ना। और सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया मेसोलिथिक एज में, डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन, तो डोमेस्टिकेशन का हमें पता कैसे चला कि इन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट की, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखने वाली है डोमेस्टिकेशन के बारे में, हमको पहले एविडेंस, सबसे पहले एविडेंस कहाँ मिले कि भाई यह डोमेस्टिकेशन हुआ था, तो सबसे पहले आपको याद रखना है आदमगढ़, एक जगह है साइट आदमगढ़, ये कहाँ पे है, एमपी में, आपको याद रखना है आदमगढ़ एमपी में है। यहाँ पे हमको मिला है कि डोमेस्टिकेशन के जो मतलब जो ह्यूमंस है वो डोमेस्टिकेशन करने लगे थे, इसके जो एविडेंसेस हमें कहाँ मिले हैं, आदमगढ़ मिले हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। और दूसरी जो साइट है वो है बागोर, ठीक है ना, बागोर है राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में बागोर, वहाँ पे हमको एविडेंसेस मिले हैं ऑफ द डोमेस्टिकेशन। ओके, तो अब तीसरी चीज़ बात करते हैं, हमें यहाँ पे क्या मिला, ह्यूमन फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन्स भी मिले, ठीक है ना, मेसोलिथिक ए पीरियड के टाइम पे ही हमें जो ह्यूमन स्केलेटन है उनके मिले एविडेंसेस, ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन्स के बारे में क्या मिले, एविडेंसेस मिले, ये कौन सी साइट में मिले, तो आपको याद रखना है ये है सराई नहर, सराई नहर, ठीक है ना, और ये कहाँ पे पड़ता है, प्रतापनगर, प्रतापगढ़, सॉरी प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो प्रतापगढ़ है आपका उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे एक जगह है सराई नगर, वहाँ पे आपको ये इसमें फर्स्ट फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं जो मेसोलिथिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। ओके गाइस, और
ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो हमने दो चीज़ें सीख ली है, मेसोलिथिक और पैलेसोलिथिक के बारे में हम समझ चुके हैं जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, और ये चीज़ें आपसे पूछे जैसे पूछ लिया आपसे कि डोमेस्टिकेशन कौन से पीरियड में स्टार्ट हुआ था, तो आपको याद रखना मेसोलिथिक में स्टार्ट हुआ था। वो पूछेंगे कि डोमेस्टिकेशन के पहले एविडेंसेस कहाँ मिले हैं, तो आदमगढ़ में मिले हैं या बागोर में मिले हैं। बागोर कहाँ है? राजस्थान में। आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में। साइज ऑफ द इक्विपमेंट उनके कब कब रिड्यूस होने शुरू हुए, ये पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है मेसोलिथिक में भी। पहले ह्यूमन फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन कहाँ पे मिले हैं, तो सराई नगर प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के जो प्रतापगढ़ में एक छोटा सा टाउन है सराई नगर, वहाँ पे आपको फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन मिले। ओके, लास्ट बात करते हैं हम न्यूलिथिक की। न्यूलिथिक पीरियड जो है, यहाँ पे ह्यूमन बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके थे और अपना आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एडवांस हो चुके थे, ठीक है ना। तो न्यूलिथिक पीरियड में थोड़े एडवांस हो चुके थे, जो आपको टाइम भी पता है 4000 BC टू 2500 BC तक, जो आपको अभी रिसेंटली में टाइम पीरियड के बारे में बता चुका हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठने के लिए हैं, तो आपको याद रखना है एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले पहले मैंने बताया यहाँ पे एग्रीकल्चर किए थे। ओके, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले एग्रीकल्चर के एविडेंसेस कहाँ से मिले हमें, ये बहुत पूछा जाता है कि एविडेंस कहाँ मिला कि हमने एग्रीकल्चर की। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ये मिला जो फर्स्ट सेटलमेंट, इसका जो पहला जहाँ पे हमें साइट मिली वो मिली मेहरगढ़ में। मेहरगढ़, ठीक है ना, मेहरगढ़ बालूचिस्तान, मेहरगढ़ बालूचिस्तान जो अभी कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है ना। वहाँ पे हमको सबसे पहले इसके सेटलमेंट मिले थे कि एग्रीकल्चर हुई है, ठीक है ना। अब पूछा जाता है कि भाई इंसान ने सबसे पहले क्या उगाया, आपसे कई बार पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर में इंसान ने सबसे क्या है, तो सबसे पहले उन्होंने बुलाया बार्ले, जिसे हम बोलते हैं जौ, फिर गेहूँ, फिर कॉटन, ये चीज़ें उन्होंने सबसे पहले उगाई थी। तो सबसे पहले बार्ले, फिर वीट, फिर कॉटन, जौ उगाया था सबसे पहले, ठीक है ना। जौ के साक्ष्य मिलते हैं। और सबसे पहली साइट, फर्स्ट साइट, ठीक है ना, पहली साइट या पहले एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं कि भाई हार्वेस्टिंग ऑफ राइस हुई थी, ठीक है ना, हार्वेस्टिंग ऑफ राइस। ये पूछा जाता है कि भाई सबसे पहले राइस की हार्वेस्टिंग कहाँ पे मिली, आपको कहाँ पे मिली, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है कि आपको जो चावल है, चावल जब आप क्या करते हो, चावल को काटते हो तो कई बार चावल जो होता है साबुत नीचे गिर जाता है, तो वो जो मिल जाता है उसके जो साक्ष्य मिले, जो उसके एविडेंसेस मिले, वो कहाँ मिले, वो यूपी के इलाहाबाद में मिले हमें, याद रखिएगा। हार्वेस्टिंग ऑफ द राइस कहाँ मिले? यूपी के इलाहाबाद में मिले। लेकिन जो पूरी जगह पूछी जाएगी, अगर आपको इलाहाबाद ना दिया तो सीधे नाम दे दिया उस जगह का, तो आपको बोलते हैं कोल्डी हवा, कोल्डी हवा। तो कोल्डी हवा जगह है जहाँ पे आपको हार्वेस्टिंग ऑफ द राइस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है ना। और क्या पूछते हैं, और क्या चीज़ें न्यूलिथिक आइस में, तो सबसे पहले ह्यूमन जो अपने डॉग के साथ, मतलब क्या हुआ था आपको, जो मतलब ह्यूमन था, जैसे ह्यूमन मर जाता था ना, तो उसका क्या करते थे अपने डॉग के साथ, मतलब ह्यूमन के साथ उसके पेट को दफनाने का, ठीक है ना। ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन अलोंग विद द बोन्स, अलोंग विद द बोन्स ऑफ अ डॉग, ये हमको मिला। इसका मतलब क्या है कि जब ह्यूमन मर जाता था तो उसके पेट के साथ उसे दफना दिया जाता था। तो क्योंकि जब हमें जो ह्यूमन स्केलेटन है ना, मतलब आदमी के जो आदमी का अस्थि पंजर है, वो क्या मिला था, जो कुत्ते के अस्थि पंजर है वो दोनों साथ में मिले थे। तो इससे ये मान्यता मिली थी कि जो पहले टाइम के जो लोग थे वो क्या करते थे, जो इंसान था तो वो मरता था तो वो क्या करते थे, अब उसके कुत्ते उसके पेट को भी उसके साथ दफना देते थे, ठीक है ना। जिससे तभी तो वहाँ पे क्या मिला है, इस ह्यूमन स्केलेटन के साथ उसके कुत्ते जो कुत्ते हैं उसके भी क्या मिले हैं, बोन्स मिले। तो ये जो ये कहाँ पे मिला, हमें हमें कैसे पता चला कि ऐसा हुआ है, तो जो इसके एविडेंसेस हैं, जो इसके एविडेंसेस हैं वो मिले हैं हमें जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी साइट में मिले हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछता है, बर्जहोम, BURZHOM, बुर्जहोम, ठीक है ना, बर्जहोम, या फिर कभी कभार स्पेलिंग में जेड की जगह जे भी आ जाता है। ओके, तो बुर्जहोम या बर्जहोम आप लिख सकते हो। तो ये जम्मू कश्मीर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो बुर्जहोम में भी हमको मिला है कि जहाँ पे इंसान के शरीर के साथ कुत्ते के अस्थि पंजर भी पाए गए हैं, ठीक है ना। और एक बुर्जहोम है, और दूसरा कई बार यूपीएससी के पेपर में आपको अगर देखोगे तो इसको दूसरी दूसरी साइड भी बोला बताई गई है, जिसे हम बोलते हैं गुफ कारल, गुफ कारल। ओके, गुफ कारल भी है जो यूपीएससी के पेपर में देखने को आपको मिलेगी। तो जो मिले है वहाँ पे क्या मिला है, ह्यूमन स्केलेटन के साथ कुत्ते के अस्थि पंजर भी मिले हैं, या कुछ ह्यूमन स्केलेटन
जो डॉग के बोन्स है वो भी वहाँ पे मिले हैं, और ये एविडेंसेस मिले हैं जम्मू कश्मीर के बुरजोम, और दूसरी साइट कौन सी है, गुफकाराल, ठीक है ना, गुफकाराल में ये 2 साइटें हमें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसी न्यूलिथिक पीरियड में ही इंसान को कॉपर के बारे में पता चला था। 3000 BC साल पहले, ठीक है ना, मैन ने क्या किया, इन्वेंट किया। 3000 साल पहले मैन ने क्या किया था, इन्वेंट किया था पहला मेटल। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि इंसान ने कौन सा मेटल यूज किया, तो आपको याद रखना है कॉपर, ठीक है ना, कॉपर, तांबे का यूज किया, ठीक है ना। तो इंसान ने सबसे पहला मेटल कौन सा ढूंढा, तो कॉपर ढूंढा, जिसे हम तांबा बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, और यहीं पे धीरे धीरे इनको लिखने का पता चला, तो स्क्रिप्ट को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, मतलब यहाँ पे उन्होंने इस लिखना शुरू किया था, ठीक है ना। न्यूलिथिक पीरियड में ही इनको स्क्रिप्ट बनाना शुरू हुआ, इनको लिखने का पता चला कि लिखना है, ओके ना। इससे पहले ये लोग लिखने के स्क्रिप्ट के बारे में नहीं जानते थे, नहीं जानते थे, ठीक है ना। और हमें कैसे पता चला कि बार्ले ही इन्होंने, ऋग्वेदा में ही बार्ले का सबसे पहले क्या हुआ है, बार्ले का बार्ले को बताया गया है, ठीक है ना। बार्ले का वर्णन मिलता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें बार्ले का, किसमें, ऋग्वेदा में, जो हमारा सबसे एंशियंट क्या है, एंशियंट वेदा है, उसमें ही हमें बार्ले का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ओके, और सबसे पहला द फर्स्ट स्टोन इक्विपमेंट भी हमें न्यूलिथिक टाइम पे ही मिलता है, द फर्स्ट स्टोन इक्विपमेंट, ठीक है ना। तो ये कई बार पूछा था कौन सी रिवर में मिला, तो आपको याद रखना है टोन्स रिवर में, टोन्स रिवर, ठीक है, टोन्स रिवर में मिलता है। तो पहले ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड साथ में थे, लेकिन अब उत्तराखंड अलग हो चुका है, तो ये टोन्स रिवर में मिलता है, ठीक है ना। तो अब टोन्स जो रिवर है वो उत्तराखंड में बहती है, आप अगर अपने मैप वगैरह में देखोगे तो आपको टोन्स रिवर मिल जाएगी, ओके ना। ओके, और सबसे पहले ये पता है किसने पता कैसे लगा था टोन्स रिवर में मिला कैसे था, तो आप थोड़ा सा यूपीएससी के पेपर में कई बार ये पूछ लेता है, तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि 1860 में एक आर्कोलॉजिस्ट हुए थे, मैं आर्कोलॉजी को ऐसे लिख लेता हूँ, आर्कोलॉजिस्ट हुए थे जिनका नाम था लेमनिश्योर, ठीक है ना, लेमनिश्योर। तो लेमनिश्योर एक आर्कोलॉजिस्ट हुए थे, उन्होंने ये ढूंढा था कि जो फर्स्ट स्टोन इक्विपमेंट जो पता चला था वो 1860 में आर्कोलॉजिस्ट लेमनिश्योर द्वारा टोन्स रिवर में ढूंढे गए थे, ओके ना। तो आपको ये चीज़ें रखना है। कई बार पूछा जाता है कि भाई साउथ इंडिया में न्यूलिथिक साइट कौन सी प्रेजेंट है, तो आपको याद रखना है बेलोरी, ठीक है ना, बेलोरी या बेलेरी में वहाँ था, जो कर्नाटक में है, कर्नाटक में। अच्छा, एक चीज याद ना, अभी कर बेलोरी से क्या हुआ है, विजयनगर एम्पायर अलग हुआ है बेलोरी से, ठीक है ना, बेलेरी है बेलोरी से। तो कर्नाटक में अभी विजयनगर एम्पायर हुआ है, तो अभी कर्नाटक का एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है विजयनगर, वो बेलोरी से ही अलग हुआ है। ये बेलोरी कहाँ पे है, साउथ इंडिया में, ये न्यूलिथिक साइट भी है, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और क्या पूछा जा सकता है न्यूलिथिक साइट में, न्यूलिथिक साइट में आपको याद रखना है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो साइट है, बिहार की एक साइट होती है, बिहार में एक साइट प्रेजेंट है जिसका नाम है चिरांड, ठीक है ना। चिरांड का क्या है, बिहार में एक साइट है चिरांड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अबेंडेंट मात्रा, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में बोन्स टूल्स मिले हैं, बोन्स टूल में, ये भी न्यूलिथिक साइट है कहाँ, बिहार में। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोन्स टूल मिले हैं। तो ये बोन्स टूल किसके थे, तो याद रखना, डियर एंथर, जो हिरण के जो सिंग होते हैं ना, जिसे 12 सिंगा बोलते हैं, हिरण के सिंग उन्हें बोलते हैं डियर एंथर, उसके टूल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिले हैं। और ये कहाँ पे मिले, कई बार पूछा जाता है कि हिरण के जो सिंग है उसकी जो साइट है वो कहाँ पे मिले हैं, तो आपको याद रखना है ये चिरांड में मिले हैं, बिहार में ये साइट, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक में, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मेजर पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे मैंने यहाँ पे आपने कंसीडर कर दिए हैं। तो थोड़ा सा जरा साइट्स के बारे में देखते हुए चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट साइट है उन बताता हूँ। लोअर पैलोलिथिक में भी अगर आप सिर्फ पैलोलिथिक साइट्स ही याद कर लें, बेसिकली लोअर पैलोलिथिक साइट में जैसे आप यूपीएससी के पेपर दे रहे हो तब तो आपको याद होनी चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ पैलोलिथिक मतलब वन डे एग्जाम की तैयारी करो तो डायरेक्टली आपको क्या है ना, पैलोलिथिक साइट क्या देंगे। तो सबसे पहले बेलन वैली, जो मैंने आपको बताया, बेलन वैली क्या है, ये मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में बॉर्डर टच करते हैं, वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बेलन वैली रिवर, जो मैंने अभी बताया,
भीमबेटका और जोगदा। तो बेसिकली भीमबेटका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जोगदा भी आप करना, ये भी मध्य प्रदेश में है। बागोर, बागोर मैंने अभी आपको लिखाया बागोर, तो बागोर में क्या है, राजस्थान में, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। पटने, पटने भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, ये महाराष्ट्र में है। कुरनूल केव्स, कुरनूल केव्स एग्जाम में पूछा भी गया था अभी एसएससी के पेपर में, तो आपको याद रखना है कुरनूल केव्स का है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। सोहन वैली भी मैं आपको लिखा चुका हूँ, ये वेस्ट पंजाब में है और पाकिस्तान, वेस्ट पंजाब और पाकिस्तान में सोहन रिवर वैली जो मैंने आपको बताया, वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। तो बेसिकली जिसे मैंने टिक मार दिया, ये आपको चीज़ें अपनी कॉपी में लिखनी है और आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आप बात करते हैं मिडल पैलोलिथिक में या पैलोलिथिक में। तो जैसे भीमबेटका, बागोर तो आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये मिडल पैलोलिथिक में भी यहाँ के एविडेंसेस मिलते हैं। कुरनूल केव्स, जैसे मैंने बताया, कुरनूल केव्स कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। बैनल वैली आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और हथनौर, हथनौर अभी एग्जाम में पूछा गया था। नर्मदा वैली, भीमबेटका, आदमगढ़, आदमगढ़ यूपी में बोला मैंने, ठीक है ना। आदमगढ़ सॉरी आदमगढ़ एमपी में, ठीक है ना। तो आदमगढ़, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। भीमबेटका हो गया, आदमगढ़ हो गया, हथनौरा, नर्मदा वैली, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये सब याद होनी चाहिए, ठीक है ना। और कई बार आपसे ना साउथ इंडिया की पूछ लेता है, तो फलगाम, और जैसे कश्मीर में फलगाम है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक ही साइड है यहाँ पे, तो आप याद रख लेंगे, ठीक है ना। अतिराम पक्कम, अतिराम पक्कम या कोतलियार वैली, कोतलियार वैली आपको याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी आप डांस फॉर्म पढ़ोगे तो आपको ये वहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, यहाँ से एक डांस फॉर्म, इसी नाम पे डांस फॉर्म भी है, ठीक है ना। तो तमिलनाडु में तो आप ये याद कर सकते हैं, जिन पे मैंने टिक किया, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। बेलन वैली, कुर्नूल वैली, ठीक है ना। थोड़ा सा अब हम क्या करते हैं, न्यूलिथिक साइट के बारे में भी देख लेते हैं। न्यूलिथिक साइट में जैसे बुरजौम, बुरजौम में क्या हुआ था, आपको पता है कि ह्यूमन स्केलेटन के साथ क्या मिला था, डॉग के अस्थि पंजर आपको मिले थे, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। मेहरगढ़, मेहरगढ़ में आपको आपको पता है कि सबसे पहले एविडेंसेस मिले, फर्स्ट सेटलमेंट भी मिले थे यहाँ पे, सबसे पहले एविडेंसेस मिले थे किसके, एग्रीकल्चर के। एग्रीकल्चर में क्या उगाया था, बार्ल उगाया था, वीट उगाया था, कॉटन उगाया था, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। और तो अपने मेहरगढ़, मेहरगढ़ आपको याद रखना है भाई, मेहरगढ़ आपका उत्तर प्रदेश में, मेहरगढ़ में यहीं पे आपको हार्वेस्टिंग ऑफ द राइस मिला है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सॉरी मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो है आपका यूपी में, और एक मेहरगढ़ आपका महागढ़ और मेहरगढ़, ठीक है ना। मेहरगढ़ आपका बालूचेर में, महागढ़ आपका उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखना है। चिरांड, देखो यहाँ पे चिरांड है बिहार में, यहाँ पे क्या मिले हैं, डियर के एंथर मिले हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और हार्वेस्टिंग ऑफ द राइस कहाँ पे मिले हैं आपको, कोल्डी हवा, यहाँ पे कोल्डी हवा नहीं है, तो आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा भी लिखोगे, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा इलाहाबाद लिख दोगे। कोल्डी हवा इलाहाबाद में क्या मिले थे, हार्वेस्टिंग ऑफ द राइस, जो चावल के दाने वगैरह थे वो यहाँ पे मिले थे, कहाँ पे, कोल्डी हवा इलाहाबाद में मिले थे, उत्तर प्रदेश में। मेहरगढ़, मेहरगढ़ देखो यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे मेहरगढ़ है और ये महागढ़ है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ब्रह्मगिरी, एक ये ब्रह्मगिरी आप याद रख लेना, कर्नाटक में न्यूलिथिक साइट है ब्रह्मगिरी। और जैसे मैंने बता साउथ इंडिया में एक पूछा जाता है कई बार बेलोरी, तो आपको ये बेलोरी याद रखना है, ठीक है ना। बेलोरी यहाँ पे है नहीं लिखा हुआ, तो आप बेलोरी लिख दोगे, बेलोरी। बेलोरी क्या है, जगह, स्टेट था कर्नाटक का, वहाँ पे न्यूलिथिक साइट प्रेजेंट है। और बेलोरी से ही अभी रिसेंटली एक डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ है, जैसे विजयनगर, विजयनगर को एक डिस्ट्रिक्ट अलग किया है कर्नाटक में, ठीक है ना। और अब पिलिकल, पिलिकल आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। और पियामापल्ली, आप जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। रेस्ट ऑफ आपकी यहाँ पे लिखा है, आप चाहो तो याद करना चाहो, लेकिन ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने रेड रेड किए हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ओके। और अगले उसमें हम कैलोलिथिक साइट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ तक हम आज खत्म करते हैं न्यूलिथिक साइट को, ठीक है ना। न्यूलिथिक साइट तक आज हमने एनसेट किसको कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट लाइक जरूर करना, ताकि मुझे पता चले कि मैं आपके लिए इस तरह का और वीडियो लेके आता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।